महाराष्ट्र में हमको एक बार फिर से हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है। पिछले साल की बात है जब शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि उनके ही साथी एकनाथ शिंदे, जो उनके साथ गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, वो बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो यहाँ पर शिवसेना के अधिकतर विधायकों को अपने साथ खड़ा करने में भी कामयाब रहते हैं। ऐसा ही कुछ सिनारियो इस साल हमको एनसीपी के अंदर देखने को मिलता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके फाउंडर हैं शरद पवार जी, उनके ही भतीजे अजीत पवार ने यहाँ पर पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर रातों रात डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है और उनके साथ एनसीपी के दूसरे एमएलएज भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर एनसीपी के 8 विधायकों ने शिंदे गवर्नमेंट में कैबिनेट पद की शपथ ले ली है। तो फ्रेंड्स, जो सिनारियो हमको पिछले साल शिवसेना में देखने को मिला था, ऐसा ही कुछ सिनारियो हमको अब एनसीपी में देखने को मिल रहा है, जहां पर हमको एक बार फिर से पार्टी मेंबर्स और इलेक्टेड एमएलएज अपनी पार्टी चेंज करते हुए दिखते हैं, अपनी आइडियोलॉजी चेंज करते हुए दिखते हैं और यहां पर यह कहना कठिन हो जाता है कि रियल पार्टी मेंबर्स कौन हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में इस वक्त जो हमको हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, मगर हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ को समझना। फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ पिछले 1-1.5 साल से लगातार न्यूज़ में है और इस लॉ से हमको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में किसी न किसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर जो बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई एमएलए अपनी इच्छा से अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, कब कब उसको पार्टी लाइन का पालन करना होता है, किस तरह से ये डिसाइड होता है कि किसके पास पार्टी रहेगी, किसके पास पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी के अंदर स्प्लिट अलाउड है कि नहीं, क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाकर मिल सकती है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स एंटी डिफेक्शन लॉ की अंडरस्टैंडिंग में ही छुपे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पर। आइए सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और साथ में ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। महाराष्ट्र विधानसभा के 2019 में चुनाव हुए थे और उस चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना साथ में थे और 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने चुनाव जीता भी। मगर यहाँ पर किस पार्टी का सीएम बनेगा, इस मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और महाराष्ट्र में कुछ दिन के लिए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार बनाते हैं और उनको समर्थन देते हैं उस समय एनसीपी के अजीत पवार, और उस समय भी उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है। मगर उस समय हम देखते हैं कि एनसीपी के लीडर शरद पवार जी ये बात क्लियर करते हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि अजीत पवार वापस आ जाते हैं एनसीपी में। इसके बाद फ्रेंड्स, वहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठबंधन बनाते हैं, जिसके मुख्यमंत्री रहते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे। और पिछले साल ही हमने देखा कि एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के मेंबर हैं, वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाते हैं और बीजेपी के समर्थन से खुद की सरकार बनाते हैं और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में 2019 के बाद ये तीसरी सरकार हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजीत पवार भले ही देर से मगर एक बार फिर से इस सरकार में भी डेप्यूटी सीएम की शपथ ले लेते हैं और डेप्यूटी सीएम बनते हैं इस सरकार में भी। यानी कि 2019 के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सभी सरकारों में अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ हमेशा ली है। ये पूरा सिनारियो देखते हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता जैसे कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और भुजबल, इन सब नेताओं के ऊपर करप्शन के हैवी चार्जेस हैं और 70,000 करोड़ तक के करप्शन केसेस इन पर चल रहे हैं। इस समय भी इन पर ईडी की इंक्वायरी हो रही है और ऐसे समय में इनका बीजेपी से हाथ मिलाना और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में वापस आना कहीं ना कहीं महिला फाइड इंटेंशंस का इशारा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार नेता बार बार ऐसा क्यों करते हैं कि वो अपनी पार्टी लाइन के विरुद्ध चले जाते हैं, अपने पार्टी अध्यक्ष के विरुद्ध चले जाते हैं। क्या ये सब चीज़ें जनता के हित के लिए की जाती हैं, प्रदेश के हित के लिए की जाती हैं, या फिर इसमें किसी और का ही हित छुपा है? इन सब सवालों को हम यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे लिए जो रेलिवेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कि दल बदल कानून की। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून हमको भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल में देखने को मिलता है। इसको 1985 में 52nd संविधान संशोधन यानी कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। इस कानून को बेसिकली इसलिए लाया गया था क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि जो निर्वाचित यहाँ पर विधायक या फिर सांसद होते हैं वो यहाँ पर अपने हितों के लिए पार्टी चेंज कर लेते हैं
इस बात का हमको क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हरियाणा से, जहां पर 1967 में गया लाल नाम के विधायक थे। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी। इस बात के बाद राजनीति में आया राम गया राम नाम से ये बात फेमस हो गई थी कि विधायक कभी भी आ जा सकते हैं किसी भी पार्टी में। इसको रोकने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। यहाँ पर इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले सांसद और विधायकों को रोका जा सके और उनको अयोग्य ठहराया जाए जब वो ऐसा करते हैं, जिससे यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा में स्थिरता रहे और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से आगे चल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब कब लागू होता है। यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य स्व इच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है तो तब एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वॉलेंटरीली यानी कि स्व इच्छा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार नेता को अपनी इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो नेताओं के कृत्य होते हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं, उनसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या उन्होंने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है या फिर आज भी वो पार्टी के हिस्सा हैं। यहाँ पर जैसे ही कोई पार्टी मेंबर पार्टी के विरुद्ध या फिर पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध बोलना चालू करता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दिया है, यानी कि पार्टी को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि जब कोई पार्टी मेंबर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर पार्टी के जो निर्देश हैं उनसे विरुद्ध जाकर वोट करता है और यहाँ पर पार्टी की बिना परमिशन से कुछ वोट करता है, तो यहाँ पर उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है और उनको पार्टी से निकाला जा सकता है और उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। फिर यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर वो 6 महीने बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। फिर फोर्थ कंडीशन हम ये देखते हैं कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो यहाँ पर इन सब कंडीशंस में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून लागू होता है। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो यहाँ पर एनसीपी केस और शिवसेना केस पर लागू होती है वो ये है कि अगर कोई भी पार्टी के 2/3 मेंबर ये डिसाइड कर लें कि वो किसी और पार्टी में मिलना चाहते हैं, उनके साथ मर्ज होना चाहते हैं, तो फिर उन सभी विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून नहीं लगेगा। यह प्रावधान एंटी डिफेक्शन लॉ में 91st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, जो लाया गया था 2003 में। यानी कि यहाँ पर बेसिकली बल्क में या फिर मेजोरिटी में मेंबर्स अगर अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें या फिर उसमें अपना विलय करा लें तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर महाराष्ट्र में जो मुद्दा है बेसिकली वो इसी क्लॉज पर आकर अटक जाता है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी का भी ये कहना है कि उनके साथ पार्टी के मेजोरिटी मेंबर्स हैं और अब एनसीपी के अजीत पवार का भी ये कहना है कि पार्टी के मेजोरिटी मेंबर्स उनके साथ हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर कोई फैसला नहीं लिया है। इस वक्त मेजोरिटी पार्टी उनके साथ ही है। अब यहाँ पर हमको ये बात नोट करनी चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो निर्णय होता है वो स्पीकर लेते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के जो स्पीकर्स होते हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ में निर्णय लेते हैं। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है। यहाँ पर स्पीकर चाहें तो इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन या सुझाव ले सकते हैं, मगर फाइनल डिसीजन जो है स्पीकर का ही होता है। इस बात को नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये है पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम बोलते हैं दल बदल कानून। आइए अब हम इस कानून का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर इस कानून की आलोचना में जो पॉइंट्स उठाए जाते हैं आइए उन पर नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खासकर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उनको लगातार पार्टी के हिसाब से ही निर्णय लेने पड़ते हैं और उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि हम डिफरेंट ओपिनियंस को, डिफरेंट विचारों को अकोमोडेट करें, तभी हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर जब कोई इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा तो वो डिसीजन कैसे आएगा, इस चीज़ को लेकर आलोचना की जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो पार्टी के फेवर में ज़्यादा है और पीपल्स के फेवर में कम है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये जो लॉ है वो पार्टी के रूल को प्रमोट करता है, ना कि लोगों के रूल को। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो विकसित देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पर ये देखा गया है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो पार्टी से हटकर भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं
और कई बार वो पार्टी के विरुद्ध जाकर भी वोट करते हैं, मगर वहाँ पर कोई दल बदल कानून नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन देशों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एनकरेज किया जाता है, क्योंकि उसको डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाता है। इन सब पॉइंट्स में हमने देखा कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ की आलोचना की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में आखिरकार जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है। फ्रेंड्स, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया में काफ़ी सिंपल सिस्टम है जनप्रतिनिधि को चुनने का। समय समय पर चुनाव होते हैं, MP के, MLA के, पार्षद के, विधायक के, सबके चुनाव होते रहते हैं। तो यहाँ पर जनता वोट कर कर अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और यहाँ पर जनप्रतिनिधि ये शपथ लेते हैं कि वो भारत के संविधान के हिसाब से काम करेंगे और हमेशा जनहित में काम करेंगे। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है क्योंकि जनता को ये उम्मीद होती है कि ये प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाकर, विधानसभा में जाकर उनके मुद्दों को उठाएगा और उनके लिए काम करेगा। मगर फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये जो MP MLAs होते हैं उनका बेसिक काम ही यही होता है कि वो लगातार गवर्नमेंट से सवाल करें, जनता के लिए विधानसभा में उठाने होते हैं समय समय पर, ताकि वो सरकार की जवाबदेही को तय कर पाएँ। सरकार की जवाबदेही को कोई अच्छे से तय कर सकता है तो वो MP और MLA ही कर सकते हैं। यही बेसिक पर्पस होता है, यही रोल होता है किसी भी जनप्रतिनिधि का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। मगर फिलहाल जो परिस्थिति हमको इंडिया में देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं MPs और MLA अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेते हैं, ना कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर जब लोग वोट करते हैं तो वो बेसिकली व्यक्ति और पार्टी दोनों को एक साथ वोट करते हैं, और जब कोई इलेक्टेड मेंबर अपनी पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ धोखा करता है। इस पॉइंट को भी हमें नोट करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्राइसिस है वो मोरालिटी की क्राइसिस है। ऐसी परिस्थिति में हमको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के इन शब्दों को याद रखना चाहिए। उनका यह मानना था कि इंडिया में हम संसदीय प्रणाली इसलिए ला रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट को डेली बेसिस पर अकाउंटेबल होल्ड कर पाएँ, यानी कि उसकी जवाबदेही रोज़ हम तय कर पाएँ। और वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे उनसे क्वेश्चंस पूछकर, उनके खिलाफ मोशंस लाकर, तभी उनकी जवाबदेही तय हो पाएगी। और यहाँ पर जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं उनकी ही जवाबदेही बनती है कि वो लगातार गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करे। मगर यहाँ पर अगर ऐसा होगा कि वो जनप्रतिनिधि ही मोरली करप्ट है, मोरली सही नहीं है, तो वो किस तरह से गवर्नमेंट की जवाबदेही तय करेगा और जनता की आवाज़ बनेगा? इसके बारे में आज हमको सोचना होगा। ये सब बातें देखते हुए हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि जो इंडिया की राजनीति है उसके अंदर कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैलिबर और कंडक्ट, ये जो विशेष गुण रहते थे हमारे नेताओं के, उसको अब रिप्लेस कर दिया है कास्ट, कम्युनिटी, कैश और कम्युनलिज्म ने। यानी कि यहाँ पर उन्होंने गिरते हुए राजनीति के स्तर को हाईलाइट किया था। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आगे का रास्ता यहाँ से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें हमको तभी सुधरते हुए दिखेंगी जब इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के अंदर हमको इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र हमको देखने को मिले। इंडिया का दुर्भाग्य यह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसी कोई सिंगल पार्टी नहीं है जिसके अंदर हमको प्योर डेमोक्रेसी देखने को मिले। इसी के साथ यहाँ पर जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर जनता के सामने अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर करना चाहिए और यहाँ पर हमेशा एक हाई मॉरल ग्राउंड के साथ राजनीति करनी चाहिए। यहाँ पर छोटे या बड़े पॉलिटिकल गेन्स के लिए पार्टी को चेंज करना सही नहीं है। और लास्ट में फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जनता अपने रोल को समझे। जनता यहाँ पर इस बात को समझे कि किस प्रतिनिधि को सिलेक्ट करना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सा प्रतिनिधि जनता की आवाज़ बनेगा, ना कि खुद के हितों के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों से सवाल करे और कठिन सवाल करे ताकि उनकी जवाबदेही जनता तय कर पाए और यहाँ पर एक अच्छा लोकतंत्र इंडिया में फिर हमको डेवलप होता हुआ दिखे। तो फ्रेंड्स ये कुछ तरीके हैं जिससे हमको आने वाले समय में स्थिति बेहतर होते हुए दिख सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून को डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अच्छे पहलू, उसके बुरे पहलू, दोनों बातें हमने यहाँ पर करी हैं और लास्ट में हमने वे फॉरवर्ड भी डिस्कस किया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लिया है। तो अब अगर एग्जाम्स में कोई भी MCQ या फिर मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। इस मुद्दे पर आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, उनको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।